आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 of the Companies Act 2013, which is relating to Prospectus and Allotment of Securities. अब ध्यान से सुनो, ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन नंबर 23 से एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 42. एक एक करके धीरे धीरे हम सारे सेक्शंस कंप्लीट करेंगे एंड यू आर सपोज टू प्लीज पार्टिसिपेट इन द रिविजन प्रोसेस. कोई भी बात अगर आपको लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी हो रही है, प्लीज मार्क द प्रोविजंस देयर एंड देयर इटसेल्फ. स्टार्टिंग विथ सेक्शन 23. कम ऑन गाइस, 23 किस बारे में बात कर रहा है, क्या आप बता सकते हो? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. कोई भी कंपनी को अगर सिक्योरिटीज इशू करनी है, आपको पहले पूछना है आपकी कंपनी प्राइवेट है या आपकी कंपनी पब्लिक है. अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, वो सिक्योरिटीज का इशू कर सकती है बाय वे ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, मतलब इट कैन गो फॉर अ पब्लिक ऑफर. पब्लिक ऑफर जब कभी भी कंपनी जाती है, इट कैन ईदर बी बाय वे ऑफ एन आईपीओ और एफपीओ और एन ऑफर फॉर सेल. 3 मोड्स बताओ, आईपीओ, एफपीओ, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस. ये होता है पब्लिक ऑफर बाय वे ऑफ अ प्रोस्पेक्टस. बट अगर पब्लिक कंपनी चाहे पब्लिक ऑफर ना करते हुए, कैन इट गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट? क्या राइट इश्यू हो सकता है? अरे हाँ है ना. क्या बोनस इशू भी हो सकता है? प्राइवेट कंपनीज क्या पब्लिक ऑफर कर सकती है? प्राइवेट कंपनीज पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है. तो प्राइवेट कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? प्राइवेट कंपनी क्या राइट इशू कर सकती है? और प्राइवेट कंपनी क्या बोनस इशू कर सकती है? सेक्शन 24 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं. सिर्फ थोड़ी सी झलक दी गई है कि जहां तक ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटीज की बात है, कोई भी पब्लिक कंपनी is going to also follow the SEBI provisions along with the Companies Act 2013. So that was about section 23 and section number 24. 25 deemed prospectus के बारे में बात कर रहा है, but 25 हम रिवाइज करेंगे with 31, 32, 33 जो सारे prospectus के क्या है, टाइप्स है. तो इसलिए पहले हम रिवाइज करते हैं सेक्शन नंबर 26, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस. आप लोग इज्जत में सुनो, क्योंकि आप जितने अच्छे से आप सुनोगे उतना ज्यादा आपको टॉपिक रिटेन रहेगा. ये पूरा चैप्टर बहुत टेक्निकल है, समझना एक एस्पेक्ट है इस चैप्टर को, बट याद करके लिखना टोटल नई स्टोरी है. तो आपको बहुत इज्जत देनी होगी इस चैप्टर को. यहां पे ओन वर्ड्स में लिखने का स्कोप भी बहुत कम है. दूसरे चैप्टर्स में तो भी पॉसिबल था. ये चैप्टर में आप कोई भी शब्द को इधर उधर अपने हिसाब से नहीं जोड़ सकते हो. सो यू आर सपोज टू बी वेरी अटेंटिव स्पेशली इन दीज रिविजन्स. ये रिविजन्स ही आपको हेल्प करेंगे चीजों को लर्न करने के लिए. तो बचपन में हम स्कूल में कितने मल्टीपल रिविजन्स करते थे जिसकी वजह से चीजें याद रहती थी. वैसी वो चीजें, सिर्फ दिक्कत यहां पे है, स्कूल में कोई हम एक स्टैंडर्ड में 1 साल भर रहते थे, बट इंटर में हमको क्लासेस लेकर प्रेपरेटरी लीव में रहकर पढ़कर एग्जाम देनी होती है विद इन 8 to 9 months. सो टाइम इज योर बिगेस्ट चैलेंज. तो अगर क्लास में इज्जत में ये सब कुछ रिवाइज किया जा रहा है, आपको पूरा अटेंशन देना पड़ेगा. आपकी मेहनत बाद की कम हो जाएगी. अदरवाइज आपको आज नहीं तो कल मेहनत करनी पड़ेगी. आईसीआई भी बहुत पर्टिकुलर है, आप लोग जानते हो. 8 से 9% से ज्यादा बच्चे इंटर में क्लियर नहीं होने वाले हैं. तो आपको पूछना, बोथ द ग्रुप्स, ऑफ कोर्स यस, बोथ द ग्रुप्स. इंडिविजुअल परसेंटेज ज्यादा होता है, बट बोथ द ग्रुप्स इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9%. सो अब इंस्टीट्यूट ने तो अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 9%, 100 में से 9 बच्चों को हम एग्जामिनेशन क्लियर करवाएंगे. ये क्लासरूम में से आप समझ लो उतने बच्चे क्लियर होंगे. 9 into 5, 45. क्या आप वो 45 वाले बच्चों में हो? अपने आप को सवाल पूछो. उसके लिए करना भी होता है, सिर्फ बोलना नहीं होता है. आस्क योरसेल्फ दैट. और नहीं तो आपको आपका स्टैंडर्ड रेस करना होगा. आईसीआई को नहीं गिरा सकते हो आप. यू आर सपोज टू
कीप अप विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द आईसीआई। तो वो 9% में होने के लिए आपको 9% जैसी मेहनत करनी भी पड़ेगी। सिर्फ सोच के नहीं होता, सोच लिया हम वो 9% में है, भाई कुछ नहीं होने वाला है। आपको उतनी मेहनत करनी भी पड़ेगी जो बाकी के 91% नहीं कर रहे हैं। और आप वो बच्चे हो जो वो एक्स्ट्रा +1 कर रहे हो, जिसकी वजह से यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। सुनो एकदम इज्जत से, सेक्शन 26 जो है वो ये कहता है कभी भी कंपनी जो है अगर प्रोस्पेक्टस को इशू कर रही है, आपका प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए एंड इट शैल ऑल्सो बी साइन, और उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए जो सेबी ने इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब की है अंडर द कंपनीज एक्ट। बट अगर आपका कंपनीज एक्ट साइलेंट है, यही सेक्शन 26 कहता है जब तक कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं आता है, आप वो सारे मैटर्स प्रोस्पेक्टस में लिखिए जो सेबी कहता है अंडर द सेबी एक्ट। आपका यही प्रोस्पेक्टस जो है इट शैल बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स और द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। इसी प्रोस्पेक्टस में क्या आप एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी लिखते हो, और ये एक्सपर्ट शैल नॉट बी एंगेज्ड इन एनी फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ही कैन नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एक्सपर्ट वो प्रोफेशनल होगा अपनी फील्ड में, जैसे कि कोई सीए, कोई सीएस, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन। और ये एक्सपर्ट ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, मेक इट श्योर ही इज नॉट विड्रॉइंग हिज कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी। एक बार अपने प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास डिलीवर किया, बाद में आप उसको इशू कर सकते हो। एंड ये जो इशू है it cannot be done after 90 days. So it has to be done within a period of 90 days. So that is section number 26. Section 29 जो है 29 डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। आपकी अगर लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, दोनों भी कंपनीज को सिक्योरिटीज को इशू करना होगा और ट्रांसफर करना होगा ओनली इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे वो सिक्योरिटीज इशू करे इन द मटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, और अगर वो ना चाहे तो वो सिक्योरिटीज इशू कर सकती है इन द, अरे बोलो ना, physical format. The only option that is available is to private companies. That's it. Section number 29. बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Section 30. Advertisement of a prospectus. अगर कंपनी चाहे, देखो कंपनी अगर आईपीओ के लिए आती है, ऑब्वियस सी बात है वो चाहेगी कि जनता को उनके इशू के बारे में पता रहे, और पता करवाने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूजुअली वो क्या इशू करती है, एडवर्टाइजमेंट्स। तो लॉ मेकर कहते हैं एड की अगर बात है, वी वांट टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन यू। आपको जो बताना है, दिखाना है, बोलना है, एड में आप बोलिए, बट आपको 5 चीजें कवर करना जरूरी है whenever you are issuing an advertisement. 5 things that need to be there in every ad. First, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सेकंड इज मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है, हमारे मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज कौन है और उन्होंने कितने शेयर्स लेने के लिए अग्री किया है, एंड लास्ट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। आप लोग बोल के बताओ 5 चीजें जो आप हर एड में लिखने ही वाले हो। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट लायबिलिटी मेंबर्स की कितने हद तक लिमिटेड है, कौन है, मतलब नाम उनका, सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन्होंने कितने शेयर्स सब्सक्राइब करने का अग्री किया है, और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट 5 सेक्शंस हो गए। 23 इशू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहा है।
पब्लिक कंपनी अगर है, पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू, बोनस इश्यू। प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती है, बट वो प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू, बोनस इश्यू कर सकती है। दैट्स इट, झालं 23। 24, कभी भी आप अगर पब्लिक इशू कर रहे हो, कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपको फॉलो करना पड़ता है सेबी। 25 रिवाइज नहीं किया है, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली 26, 29 एंड 30 किया है। 26 बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है 26? प्रोस्पेक्टस में क्या मैटर्स लिखे होने चाहिए। वैसे तो कंपनीज एक्ट कहता है हम खुद मैटर्स बताएंगे सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के बाद, बट जब तक हमने नहीं बताया है, आप क्या फॉलो करो, सेबी रेगुलेशन। प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, बट बाय ऑल द डायरेक्टर्स और द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, फाइल होना चाहिए आरओसी के पास, और आरओसी के पास फाइल करने के 90 दिनों के अंदर वो हो जाना चाहिए इशू। एक्सपर्ट का भी स्टेटमेंट होगा, एंड मेक श्योर एक्सपर्ट अपना स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करता है। दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 26। 29, पब्लिक कंपनी कंपल्सरी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में शेयर्स इशू करती है। प्राइवेट कंपनी चाहे तो मटेरियल या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, उसकी जैसे इच्छा है वैसे सिक्योरिटीज को कर सकती है इशू। और 30 बात करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। कोई भी प्रोस्पेक्टस की अगर आप एडवर्टीजमेंट इशू कर रहे हो, ये एड में ये 5 चीजों का होना जरूरी है। ये 5 मतलब कौन सी 5? ऑब्जेक्ट एंड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, name of the signatories to the memorandum, number of shares that these signatories have subscribed, and lastly is the capital structure. अब 4 sections back to back, 25, 31, 32, 33, ये चारों भी sections बात करते हैं types of prospectus के बारे में। सबसे पहला तो है सेक्शन नंबर 25। मेन बैच में जब हम ये प्रॉपरली पढ़ा रहे थे, हमने आपको इसकी समरी भी लिखवा के दी है, प्रोस्पेक्टस के चारों भी टाइप्स की। तो अगर आप चाहते हो वो समरी भी जो है वो रेफर कर सकते हो। सबसे पहली बात तो सेक्शन 31 पहले कर लेते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अगर किसी कंपनी को मल्टीपल सिक्योरिटीज इशू करनी है 1 साल के अंदर, हर इशू के वक्त प्रोस्पेक्टस बनाना, आरओसी के पास फाइल करना फिजिबल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में हमने एक जुगाड़ू तरीका लाया है अंडर कंपनीज एक्ट, एंड दैट इज ऑफ अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इस सेक्शन के द्वारा कंपनीज को हमने एक प्रिविलेज दिया है और कहा ही कंपनी अगर आपको मल्टीपल इशू करने हैं, आप एक काम कीजिए, पहले इशू के वक्त आप प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास फाइल कीजिए। शिद्दत में आपके प्रोस्पेक्टस को आप क्या कीजिए, आरओसी के पास फाइल कीजिए। बाकी सारे प्रोविजंस आप फॉलो करो। बट अब सेकंड या सब्सिक्वेंट इशू के वक्त आपको नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है। पहले इशू के वक्त जो आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास फाइल किया था, उसमें आप एक वैलिडिटी पीरियड लिख लेना। Validity period which is not exceeding 1 year. 1 year will open from the date of the first offer का opening. कब से? Opening of the first offer. इसी 1 साल के दौरान अगर आपको वापस से पब्लिक इशू के लिए आना है, वो वाला शेल्फ प्रोस्पेक्टस along with a small document that you will make which is known as the information memorandum, PAS2, जिसमें 2 बातें लिखी होती है, changes in the financial position and new charges created। कौन सी 2 चीजें लिखी होती है? changes in the financial position and new charges created। और इस इशू के वक्त that shelf prospectus along with the information memorandum will be deemed to be the prospectus। आपको नया prospectus का पूरा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट इज सेक्शन नंबर 31। 32 किस बारे में बात कर रहा है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अनिल अंबानी जी को याद कीजिए। अंडर सब्सक्रिप्शन का डर और ओवर सब्सक्रिप्शन का गम। हम बोलते ही नहीं है हम किस प्राइस पे इशू करेंगे,
हम कहते हैं हे पब्लिक तू बता कितने शेयर, कितने प्राइस पे कितने शेयर्स तुम खरीदने के लिए रेडी हो। और बुक बिल्डिंग, जिसको हम कहते हैं बिडिंग का प्रोसेस, कैरी आउट होगा। एनी प्रोस्पेक्टस which does not contain the information relating to quantum or price is known as the red herring prospectus। बताओ red herring prospectus मतलब क्या? Any prospectus which does not contain the information relating to the quantum or price is known as a red herring prospectus। तो कोई भी कंपनी जो अपना पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, एक्चुअल पब्लिक ऑफर लाने के पहले वो इशू करेगी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें लिटरली सब कुछ है एक्सेप्ट फॉर क्वांटम एंड प्राइस। ऑफ कोर्स ये वाला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आपको आरओसी के पास फाइल करना होता है एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन एंड ऑफर। फिर लोग बिड करेंगे, कोई इतना प्राइस, कोई उतना प्राइस, कोई इतने नंबर ऑफ शेयर्स, कोई उतने नंबर ऑफ शेयर्स, और रिवर्स कैलकुलेट करके वी विल कम डाउन टू अ फाइनल प्राइस एज वेल एज विल एवरेज आउट द प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस। एवरेज आउट करेंगे और एक फाइनल प्राइस पे हम कंक्लूड करेंगे। तो इससे हमें नंबर ऑफ शेयर्स एज वेल एज इशू प्राइस मिल जाता है, जिसको अब हम लिखेंगे और हाईलाइट भी करेंगे एज वेरिएशंस, बिकॉज दिस इज डिफरेंट वेरिएशन है फ्रॉम द प्रायर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दैट यू हैड इशूड। एंड इवेंचुअली जैसे ही आपका फाइनल सब्सक्रिप्शन क्लोज होता है, आप आरओसी को एक रिपोर्ट दोगे जिसमें आप बताओगे कितना कैपिटल आपने रेस किया है, क्या क्लोजिंग प्राइस है, एंड अलोंग विद दैट any other detail that you had not originally included in the red herring prospectus. So that is section number 32. अनिल अंबानी जी हंस रहे हैं, बत्तीसी दिखा रहे हैं। 33 बात करता है abridged prospectus, and abridged prospectus is a summary prospectus which contains all the salient features of a main prospectus but in short। तो यूजुअली हम ये शॉर्टर वर्जन जो है हमारे मेन प्रोस्पेक्टस का, वही हम जनता को इशू करते हैं। बट अगर जनता में से कोई मेन प्रोस्पेक्टस डिमांड करना चाहता है तो ऐसे केस में आपको पूरा प्रोस्पेक्टस उस बंदे को देना पड़ेगा। राइट नाउ हमने सारे मैटर्स इंक्लूड तो किए हैं, बट ऑल दीज मैटर्स आर रिटन इन शॉर्ट। सो दैट इज सेक्शन नंबर 33। फिर सेक्शन 25 बात करता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में। किस बारे में? तो कंपनी अपने सिक्योरिटीज अलॉट तो करना चाहती है पब्लिक को, बट प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस को कंप्लाई किए बगैर कंपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को अलॉट तो करना चाहती है, बट प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को फॉलो किए बगैर। और वो क्या कर रही है? अपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है टू एन इंटरमीडिएटरी पर्सन, इशूइंग हाउस। और ये इशूइंग हाउस धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े शेयर्स जो है जनता के पास बेच रहा है। अब ये जो ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट है उसको हमने डीम किया है एज अ प्रोस्पेक्टस। और क्या है? हमारे नॉर्मल प्रोस्पेक्टस को जो भी एक्ट के प्रोविजंस है, रूल्स है, लाइबिलिटी है फॉर मिसस्टेटमेंट, सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे इवन टू दिस ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट इज डीम्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। इनफैक्ट इशूइंग हाउस जब जनता के पास 6 महीने के अंदर ही शेयर्स डिस्पोज करना चालू कर रहा है, या इशूइंग हाउस ने पूरा कंसिडरेशन कंपनी को नहीं दिया था, तब तो हमारा शक पूरा यकीन में बदल जाएगा। और इस ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट को हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रोस्पेक्टस। ओके, तो देखो 25, 31, 32, 33 बता सकते हो 25 किस बारे में है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। 31, 32 एंड 33 शेल्फ प्रोस्पेक्टस किस में दिया है?
30 deemed prospectus, red herring prospectus 30 and abridged prospectus 31 or 32 are really very important. Section 28, offer for sale. कुछ मेंबर्स है जिन्होंने डायरेक्टर्स को कंसल्ट किया है और वो अपना पूरा होल्डिंग या तो कुछ पार्ट होल्डिंग जो है वो बेचना चाहते हैं टू द पब्लिक. वो बेच सकते हैं कंपनी की मदद से. और ये जो उनके शेयर्स पब्लिक को ऑफर हो रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं एज एन ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट. दिस विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस. और अगर इसको प्रोस्पेक्टस मानेंगे, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट, प्रोस्पेक्टस का मिसस्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड प्रोविजंस, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड रूल्स, सारे के सारे हो जाते हैं एप्लीकेबल. मुझे बताओ 28 में इन मेंबर्स का इंटेंशन बोनाफाइड है या मैलाफाइड है? बोनाफाइड. क्या यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज पैदा हो रही है? तो क्या बैलेंस शीट अफेक्ट हो रही है? तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है. कंपनी ने जो भी काम किया है इन मेंबर्स के बिहाफ पे, उसके लिए अगर कंपनी को खर्चा लगा है मेंबर्स से, ये खर्चा कंपनी रिकवर कर सकती है. सेक्शन 28, ऑफर फॉर सेल यूजुअली दिया जाता है टू वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर एन एग्जिट रूट. 27 तो सेम है, सेम टू सेम एज सेक्शन 13. मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना. अगर आपकी कंपनी ने पब्लिक इशू किया है, फंड्स रेस किए हैं और फंड्स रेस करने के बाद कुछ पैसा अनयूटिलाइज्ड पैसा है, क्या आप ये पैसा कोई और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? यस, बाय पासिंग अ, वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट करने का ऑप्शन दोगे? और 2 न्यूज़पेपर में इंग्लिश एंड एडवर्टीजमेंट भी दोगे और वेबसाइट पे भी इस बारे में लिखोगे. हाँ है ना? 39 एंड 40 गो हैंड इन हैंड. 39 बताओ मुझे, एक बार आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कितने दिनों में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए? नहीं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो 90 डेज में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. कितने दिनों के अंदर? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं आया तो आप क्या करोगे? पूरा का पूरा पैसा कर दोगे. कितने दिनों के अंदर? 15 डेज में. अगर रिफंड नहीं किया, डायरेक्टर्स विल बी jointly and severally liable to refund the money, that too with interest at the rate of 15% per annum. minimum application amount कितना होता है? 5% of what? face value. क्या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा? किसके पास? कितने दिनों के अंदर? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. 15 डेज प्राइवेट प्लेसमेंट है, यहां पर इट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. सेक्शन 40 ये कहता है कोई भी कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कर रही है उसको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई तो करना पड़ेगा. अप्लाई के साथ साथ क्या ऑब्टेन द परमिशन भी करना होगा ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने अगर मना किया, आपको क्या पैसा रिफंड करना पड़ेगा? अलॉटमेंट अगर किया, क्या ये अलॉटमेंट वर्ल्ड हो जाएगा? साथ साथ में मुझे बताओ, आपने जो भी पैसा लिया है फॉर एप्लीकेशन, इट शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट विच विल बी यूटिलाइज्ड ईदर फॉर allotment and if not allotment then for refund purpose. अरे हाँ है ना, ये चक्कर ना हो इसलिए हम अपॉइंट करते हैं अंडर राइटर को. बट क्या अंडर राइटर रिस्क लेने के लिए अंडर राइटिंग कमीशन डिमांड करेगा? मैक्सिमम अंडर राइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स 5% ऑफ व्हाट? इशू प्राइस. और डिबेंचर्स पे 2.5% ऑफ. ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो क्या आर्टिकल्स में लोअर परसेंटेज प्रिस्क्राइब कर सकते हो? कैन अंडरराइटिंग कमीशन बी गिवन इन कैश? कैन इट बी गिवन इन काइंड? कैन इट बी गिवन आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स? कैन इट बी गिवन आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ दिस इशू? सो दैट वाज सेक्शन नंबर 39 एंड सेक्शन नंबर 40.
अगले दो सेक्शंस जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो है 34 एंड 35, क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी। प्रोस्पेक्टिस है, बहुत सारे फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट मटेरियल फैक्ट है, और ये मटेरियल फैक्ट हुआ है मिसस्टेट, मटेरियल फैक्ट हुआ है। तो ऐसे केस में आपके पास क्रिमिनल 34 और सिविल 35 की लायबिलिटीज अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होता है बताओ? हर वो कोई पर्सन जिसने इस इशू को ऑथराइज किया है, क्या उसको 447 की लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी? बट दो डिफेंसेस है, दो डिफेंसेस। एक, स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है? इमटेरियल है, या तो फिर आपको तब भी लगता था जो भी आपने कहा है वो सच है, और आपको आज भी लगता है आपने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो आप गिल्टी नहीं होगे। 35 में 5 कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, सिविल लायबिलिटी, अगर आपको लॉस हुआ है, क्या आपको लॉस की भरपाई मिलेगी? एक तो आप 35 के अंडर कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, या तो 5 लोग हैं, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट एंड पर्सन ऑथराइज द इशू। वो लोग पर्सनली लायबल हो गए आपके नुकसान की भरपाई करके देने के लिए। बट उनके पास भी दो डिफेंसेस अवेलेबल है। एक तो कोई डायरेक्टर जिसने प्रोस्पेक्टस फाइल होने के पहले अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, ही नेवर बिकेम अ डायरेक्टर, क्या वो लायबल होगा? नहीं। तो ये पांचों भी कैटेगरी में किसी पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे बट उन्होंने बाद में अपना स्टेटमेंट विड्रॉ किया है, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस ही इशू हो गया विदाउट देयर नॉलेज। बाद में पता चला अरे बाप रे, मेरा नाम तो प्रोस्पेक्टस में लिखा है। क्या आप अभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो? बट नाउ यू विल हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस। और इसमें एक पॉइंट है जो कहता है एक्सपर्ट ने अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है या एक्सपर्ट का कुछ एक्सट्रैक्ट हमने लिखा है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ही होगा, बाकी के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। सो दैट इज सेक्शन नंबर 34 एंड 35। इसमें और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या प्राइवेट कंपनीज कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या पब्लिक कंपनीज भी कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो? 200 लोग। बट ये 200 की गिनती में आप किसको किसको कवर नहीं करोगे? एम्प्लॉइज एंड QIBs। प्राइवेट प्लेसमेंट के वक्त आप PPOL देते हो। PPOL प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर विच इज गिवन इन फॉर्म नंबर PAS4। रेजोल्यूशन कौन सा होता है? स्पेशल। एक केस में BR चलेगा, आप NCDs नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हो एंड दे आर विद इन द लिमिट्स ऑफ सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। बोर्ड रेजोल्यूशन से बात बन जाए। बाकी सारे केसेस में रेजोल्यूशन कौन सा लगता है? ये 200 की गिनती अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग है और 200 की गिनती साल भर के लिए है। आप मल्टीपल बार भी जा सकते हो बट प्रीवियस ऑफर क्लोज होना चाहिए या विड्रॉ कर देना चाहिए या प्रीवियस ऑफर को अबैंडन कर देना चाहिए, फिर वापस से प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए गए तो चलता है। अलोंग विद दैट बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट के वक्त क्या आप एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर सकते हो? जो भी पैसा आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में मिला है वो आप कहां रखोगे? इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट विच विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर 2 पर्पसेस। बताओ, अलॉटमेंट या तो फिर फॉर रिफंड पर्पस। और क्या आप पैसा कैश में एक्सेप्ट कर सकते हो? तो जो भी पैसा मिला यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन काइंड, सॉरी क्या बोल रहे हो मैं, ओनली थ्रू द बैंकिंग चैनल। जैसे ही पैसा मिला है क्या आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करोगे? किसके पास? कितने दिनों में? विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days इन फॉर्म नंबर PAS3। हाँ या ना? अलोंग विद दैट आपने जैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया है आपको अलॉटमेंट करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days। कोई कारण की वजह से अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ,
पूरा का पूरा पैसा आप रिफंड करोगे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. और अगर रिफंड नहीं किया then the directors shall be jointly, severally and personally liable to pay the amount, that too with interest. Interest at the rate of 12% per annum starting from the 60th day. बराबर या नहीं? So that was about private placement. So we are done with the exhaustive revision of chapter number 3. Thank you so much. अरे ये कुछ बच्चों को कैडबरी देनी है जिन्होंने कल जवाब दिया था. Thank you so much. Bye bye.